द इंडो फ्रेंच IAS.com साथ हर पल का। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे कॉल लेक्चर में। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना ज्योग्राफी कॉल लेक्चर, और जिसके साथ उम्मीद है कि आपको ये वाला चैप्टर जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट है ये कि समझ में आए, और ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, उससे पहले हमारे सामने दो वर्ड आते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो जैसे कि हम लोग ये कोई नए वर्ड नहीं है हमारे आसपास में, और इनके बारे में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि सिटीज की ग्रोथ हो रही है, प्लांट की ग्रोथ हो रही है, और नेशन का ग्रोथ हो रही है, आइडियाज की ग्रोथ हो रही है। तो ये सब हमारे आसपास यूज होने वाले नॉर्मल वर्ड्स हैं। पर अगर हम लोग बात करें कि अंतर कहाँ पे आ जाता है, क्या इन दोनों का मतलब सेम होता है, तो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसके बारे में। तो जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है, क्या दोनों का मतलब सेम है या दोनों साथ में ही इस्तेमाल होते हैं? इनके बारे में, इनके अंतरों के बारे में बात करेंगे कि क्या अंतर होता है, क्या कैसे कैसे चीजें चलती हैं, और इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी चीज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। तो जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे कि इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे जज किया जाता है, कि इंसान की लाइफ कब अच्छी हो सकती है। क्या केवल उसके पास पैसा हो तभी उसकी लाइफ अच्छी हो सकती है, या फिर और भी पैरामीटर्स होते हैं? इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे कि उसके लाइफ में फ्रीडम है, रिसोर्सेज हैं उसके पास में, एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ केयर है या नहीं है। तो इन सभी चीजों से मैटर पड़ता है या नहीं पड़ता है, इन सभी चीजों से डील करने वाले हैं चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में अंतर पता करना, कि इनके बीच में अंतर क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अपनी ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ क्या होती है उसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो ग्रोथ क्या चीज है? तो ग्रोथ क्या है? एक क्वांटिटेटिव चीज है, यानी कि क्वांटिटेटिव चीज है, ठीक है। और दूसरी चीज की जो ग्रोथ होती है, ये तो वैल्यू क्या होती है, एक तो क्वांटिटेटिव होती है और दूसरी वो वैल्यू न्यूट्रल होती है। और दूसरी बात कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जस्ट लाइक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान चलिए कि एक कोई कंट्री है, जैसे मान चलिए कि मैं जकार्ता का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं एक बार चेक कर लूँ कि मैं विजुअल हूँ या नहीं हूँ। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं जकार्ता का। तो जकार्ता एक कंट्री है, मैं जूटोपिया ले रहा हूँ, ठीक है, जूटोपिया या फिर एनिमिलिया, ठीक है, एनिमिलिया एक कंट्री है। तो मान चलिए वहाँ पे 1 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। तो अब 1 करोड़ लोग रहते हैं, और वहाँ पे नॉर्मल फैसिलिटी वगैरह हैं, जैसे कि रहने लायक कंडीशन है, पानी लायक, ठीक है, ये सब चीजें ठीक ठीक ठाक चल रही हैं। पर हम लोग बात करें आज से करीब 5 साल बाद, वहाँ पे चेंजमेंट होता है और वहाँ पे 1 करोड़ से पॉपुलेशन बढ़ के 2 करोड़ हो जाती है, ठीक है। तो अब जो फैसिलिटीज हैं वो बिल्कुल नहीं बढ़ी, वैसे ही है, पानी भी उतना ही है, बिजली भी उतनी ही आ रही है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है वो हुई है या नहीं हुई है, या डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे ग्रोथ तो हुई है, पर डेवलपमेंट के साथ में नहीं हुआ है। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, उनकी फैसिलिटीज में अंतराल नहीं हुआ, उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो अच्छी नहीं हुई है, पर ग्रोथ हुई है। ध्यान रखिए इस बात को, अंतर है। और वही हम लोग बात करें, हमने जैसे कि बात की कि ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है कहीं पे, जैसे मछली कहीं पे डिजास्टर आ जाता है या फिर कुछ आ जाता है, तो फिर वहां पे पॉपुलेशन क्या कर जाती है, डिक्रीज जाती है, सुनामी वगैरह आ गई, ठीक है। तो जब मान चलिए कि सुनामी आ गई आपके कंट्री के अंदर, तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है ये पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, पर इसका डायरेक्टली लिंक नहीं है डेवलपमेंट के साथ। अगर ग्रोथ होती है इसका मतलब ये नहीं होता कि डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो बोथ जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये चेंज होते रहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पर ये दोनों के दोनों फंडामेंटली डिफरेंट है नेचर में। बात आई समझ में, कि जो हमारी ग्रोथ होती है, तो ये क्या होती है, ये पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, पर इसका डायरेक्टली लिंक नहीं है डेवलपमेंट के साथ। ये जो नेचर वाइज अगर देखते हैं तो ये दोनों दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो गाइस, अब बात करने वाले हम लोग डेवलपमेंट के बारे में, कि डेवलपमेंट में क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने बात की थी, डेवलपमेंट क्या थी, एक क्वांटिटेटिव
अप्रोच थी, ठीक है? तो जो हमारी ग्रोथ होती है ये क्वांटिटेटिव होती है और जो हमारी डेवलपमेंट है ये क्वालिटेटिव है। तो जो डेवलपमेंट है इसका मतलब क्या है कि क्वालिटेटिव चेंज होता है जो कि हमेशा ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव होता है। जो डेवलपमेंट होती है ये तभी होती है जब कोई चीजें इंक्रीज होती हैं, एडिशनल होती हैं। जैसे मान चलिए कि आज मेरे घर में मेरे लिए खा पीने लायक पानी है और पीने लायक पानी है और यूज करने लायक बिजली है। पर आज से करीब 2 साल बाद जब मेरी फैमिली बड़ी हो जाएगी तो फिर उसमें ये चीज इंक्लूड हो जाएंगी कि उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही हैं, कि उनके पास अच्छी बिजली आ रही है, अच्छा वाईफाई है, जो लिविंग कंडीशन है वो अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। ये चीज डेवलपमेंट कराती है कि एडिशनल लिविंग कंडीशन जो होती है। बहुत समय तक क्या होता था कि डेवलपमेंट को मेजर किया जाता था इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कि आपके पास पैसा है या नहीं है। तो बाद में जो हमारे काफी लोग आए, काफी स्कॉलर्स आए, तो उन्होंने जस्टिफाई किया कि भैया केवल एक पैसा ही, एक इकोनॉमिक ही फैक्टर ही नहीं हो सकता है। लाइफ में बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसे हेल्थ मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो इन सभी चीजों को भी अप्रोच लिया जाना चाहिए कि हैप्पी है इंसान नहीं है, उसके पास फ्रीडम है या नहीं है। तो इन सभी चीजों को भी कंसिडर करना चाहिए। केवल एक इकोनॉमी एक पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता है। तो बहुत लंबे समय डिकेड तक इकोनॉमिक ग्रोथ को ही हम लोग बात करें डेवलपमेंट के पैमाने पर मापा जाता था। फिर धीमे धीमे जब समय बीता तो फिर 1990s के बाद ये सारी चीजें चेंज होने लगी। और दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, जो महबूब उल हक थे और दूसरे थे अमर्त्य सेन। तो दोनों आदमी है, यहाँ पे अमर्त्य सेन लड़की लग रहा होगा पर मतलब आदमी है, मतलब मैन है ये, ठीक है? तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि केवल जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है तो वो केवल पैसे से ही नहीं मेजर किया जाता है। लाइफ में अलग अलग चीजें भी देखनी पड़ती हैं कि अगर कोई लड़का पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अपनी लाइफ में डिसीजन कैसे लेगा। अगर जैसे मान चलिए कि कोई अनएजुकेटेड पर्सन है तो वो अपनी लाइफ में डिसीजन कैसे ले पाएगा। मतलब उसे चीजों के बारे में जब इतनी नॉलेज नहीं है, मान चलिए कि कोई बहुत बैकवर्ड एरिया से आ रहा है, तब वो एजुकेटेड नहीं है, तो फिर उसके पास जो चॉइसेस हैं वो बहुत कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती हैं। तो डेवलपमेंट के बहुत बड़े आयाम होते हैं, आयाम मतलब बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, ठीक है? तो इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये अंतर है, बेसिक अंतर है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो हमने ग्रोथ में क्या देखा कि ग्रोथ तब हो रही थी कि जब के शहर में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है पर बेसिक फैसिलिटीज, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी वो इंक्रीज नहीं हो रही थी। और डेवलपमेंट में हमने ये देखा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज करनी चाहिए। तो अंतर दोनों में क्लियर है, ठीक है? तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बहुत मुख्य व्यक्ति हैं जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट में योगदान दिया है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो उनमें पहला नाम आता है किसका? डॉक्टर महबूब उल हक का। तो भैया इन्होंने, ये कौन है? ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं जो डॉक्टर महबूब उल हक हैं। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था कब? 1990 में। और इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को ऐसा बताया था कि ये डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट है जो कि इंसान की लाइफ को चेंज करती है, कि उसके जो एस्पेक्ट हैं अलग अलग के, उसकी जो जिंदगी है, जो लिविंग कंडीशन है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। क्योंकि इसमें इसके अगर सेंटर में देखा जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट के सेंटर में देखा जाए तो कौन है? हमारी आसपास की चीजें नहीं है, इंसान को सेंटर में रखा गया है कि इंसान की जो लाइफ है वो बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है? तो ये चीजें रखी गई हैं। और जो चेंजेस है इसके अंदर, ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही चीज हो। समय के साथ जब चेंज होंगी तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन धीमे धीमे वेरी करती रहेंगी। और इसमें होता क्या है कि जब जो बेसिक गोल है लाइफ के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लाइफ है वो लंबी हो। इसका मतलब ये, डेवलपमेंट का मतलब ये होने वाला है कि लाइफ कैसा होना चाहिए? लाइफ पर्पसफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। आपको एजुकेशन मिलना चाहिए, आपको हेल्थ मिलना चाहिए। तो इन सभी चीजों के ऊपर देखा जाता है कि, और जिससे कि लोगों की जो पार्टिसिपेशन है सोसाइटी में वो बढ़े और लोगों का टैलेंट भी डेवलप हो। तो डेवलपमेंट के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। तो ये सब इन्होंने ही कहा है। इन्होंने एक बार कहा, इन्होंने एक बार कोड भी दिया है कि हम लोग जो अपने आसपास चीजें देखते हैं और पूछते हैं क्या ये सब क्यों है। और मैं वो सपना देखता हूँ कि जो मैं, मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि इन्होंने एक सपना देखा है। जो ये सपने देखते हैं तो ये जो सपना मैंने देखा है ये क्यों असलियत में नहीं हो सकता है? जो हम लोग सपने देखते हैं वो भी पूरे हो सकते हैं। एक डेवलपमेंट की डेफिनेशन लगा के, जैसे मान चलिए कि अगर मैंने कोई चीज सपने में देखी है कि मेरा कोई सपना है कि मैं एक गरीब किसान का लड़का हूँ और मैं एक कार में घूम सकता हूँ, मैं एक बिलियनर बन सकता हूँ।
तो क्यों नहीं बन सकता हूँ? तो एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट इन्होंने एक कोट वगैरह किया भी है, ठीक है। और दूसरे हमारे पास स्कॉलर है, इकोनॉमिस्ट हैं, वो है हमारे प्रोफेसर अमित सिंह, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं। तो गाइस हम लोग अब बात करें तो प्रोफेसर अमृत सेन के बारे में। तो जो प्रोफेसर अमृत सेन थे, तो ये देखते थे कि डेवलपमेंट किसमें है, कि आपकी जो फ्रीडम है वो उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था इनका, मतलब डेवलपमेंट का। और ये कहते थे कि अगर आपकी फ्रीडम इंक्रीज हो रही है तो ये भी एक इफेक्टिव वे है कि आपके जो आप है कि आपके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। और इनका जो ये मतलब कि किसी पर्सन का रोल क्या है सोशल, या फिर हम लोग बात करें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, कि उसका पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन चीजों के ऊपर भी है कि भैया के आम आदमी जो है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट है सोशल लाइफ में या पॉलिटिकल लाइफ में, कि कितना ज्यादा असर पड़ता है कि चीजें। क्योंकि अगर भैया जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मान चलिए कि वो अगर वो किसी मिडिल क्लास या गरीब आदमी की नहीं सुनता है, तो फिर क्योंकि जो पॉलिटिकल रोल है, तो पॉलिटिकल रोल क्या, वो वोट देने का काम कर रहा है। तो अब अगर जो पॉलिटिशियंस हैं, तो वो उसके बारे में भी तो सोचेंगे कि वो उससे वोट देने वाला है, तो उसका डेवलपमेंट भी तो होगा। तो इस तरीके से इन्होंने भी कई कामों में, कई आयामों में अपना योगदान दिया है, ठीक है। तो यही चीज है। और ये जो डॉक्टर हक के बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे, और इवन की इन्होंने एक अल्टरनेटिव व्यू भी दिया, और जहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि लोगों को ऐसा सेंटर रखा, ठीक है। और इनका इनकी हम लोग बात करें कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूएनडीपी है, और इन लोगों ने डॉक्टर हक की जो हक का कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसके बेसिस पे ही जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है एनुअली निकालने लगे, कब से, 1990 से। तो ये चीज, ये इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर हक्का और अमर्त्य सेन का बहुत बड़ा, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं मीनिंगफुल लाइफ की डेफिनेशन के बारे में, कि एक मीनिंगफुल लाइफ होती क्या है। क्योंकि अभी तक हम लोग डेवलपमेंट किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो किसके लाइफ में डेवलपमेंट होगी, लोगों की लाइफ में ही तो डेवलपमेंट होगी। अब लाइफ है क्या, ये भी तो समझ लो भाई लोग। तो जो डॉक्टर हक है, इनका मतलब, इनके कहने का मतलब ये है कि मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत लंबी जिंदगी जीते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि आप लाइफ जीते हैं कुछ पर्पज के साथ में, और लोगों को हेल्दी होना चाहिए, और अब वो इतने डेवलप एबल होना चाहिए कि वो अपने टैलेंट को डेवलप कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें सोसाइटी के अंदर, और अपने जो गोल्स हैं उसको फ्रीली अचीव कर सकें, किसी के अंडर में रह के नहीं कर सकें। पहला आयाम क्या है, हेल्थ। यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, उसमें लाइफ के पैरामीटर क्या होते हैं, उसमें हेल्थ को देखा होता है कि आप हेल्दी हैं या नहीं है। इस चीज को भी एम्फेसाइज किया जाता है कि आपकी हेल्थ अच्छी है या नहीं है, ठीक है। तो हेल्थ का मतलब क्या है कि आप एक लंबी और हेल्दी लाइफ जीते हैं, जिससे कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट का एक की एस्पेक्ट है ये, ठीक है। कि लोग एबल हो कि भैया वो अपना टैलेंट डेवलप कर सकें और सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकें। और ये कब कर पाएंगे, जब पर्सन हेल्दी होगा। दूसरा है कि नॉलेज, कि एक पर्सन एबल होना चाहिए कि वो नॉलेज को गेन कर सके। और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एक अनएजुकेटेड पर्सन कभी भी अच्छे डिसीजन, मतलब इतने अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि उसके पास अलग-अलग चीज़ों को लेकर नॉलेज होती है, ठीक है? एक अनएजुकेटेड चाइल्ड कभी भी चॉइस नहीं कर सकता एक डॉक्टर बनने की, ठीक है? और उसकी चॉइसेस लिमिटेड होती हैं, क्योंकि उसके पास उसे कभी पढ़ाया-लिखाया गया ही नहीं है। तीसरी चीज़ है रिसोर्सेज। तो भैया एक मिनिमम बेयर अमाउंट जो कि आपकी लाइफ को क्या कहें कंटेन कर सके, तो गरीब लोगों के पास में इतना पैसा होता ही नहीं है कि वो ट्रीटमेंट करा सकें। क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ कि बहुत बार के जब गरीब लोगों के साथ में बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो पता वो लोग बीमारियों का इलाज करने की बजाय उसे छोड़ देते हैं मरने के लिए। अपनी पर्सनल लाइफ से बता रहा हूँ कि भैया कि उसे छोड़ दिया जाता है मरने के लिए, मरते रहो भैया तुम। भैया हमारे पास नहीं है इतनी रकम, कि उनके पास इतना रिसोर्सेज भी नहीं है कि अगर उनके साथ मेडिकल अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो जाए, उनके साथ कुछ भी दुर्भाग्यवश हो जाए, तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो एक इंसान के पर्सन को बचा सकें। तो ये रियलिटी है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि फ्रीडम होनी चाहिए, कि वो अपना गोल्स को अचीव कर सकें एज अ फ्री पर्सन, ठीक है। तो अब जो रिसोर्सेज है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो ये की एरियाज हैं। अगर इंसानों के पास ये नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास फ्री चॉइसेस नहीं है, उनके पास लिमिटेड चॉइसेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में हैं, तो वो बहुत पीछे निकल रहे हैं। और ये सुटेबल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि इंसान की जो लाइफ है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो कैसी है, अच्छी है या नहीं है, ठीक है। तो गाइस अब अपन बात करने वाले हैं फोर पिलर ऑफ डेवलपमेंट।
यानी कि जो डेवलपमेंट के 4 पिलर हैं, जैसे एक बिल्डिंग बनी होती है, तो वो किसके ऊपर बनी होती है? पिलर्स के ऊपर, नींव के ऊपर बनी होती है। वैसे ही जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो इन 4 पिलर्स के ऊपर बना हुआ है, ठीक है? तो उनको देखते हैं। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं अपने पहले पिलर की, वो है इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब क्या है कि भैया जो इक्वल एक्सेस है अपॉर्चुनिटीज का, तो वो सबके पास बराबर हो, चाहे वो किसी भी रंग का हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, इससे मतलब नहीं होता है। तो जो अ, मौके हैं वो सबको बराबर मिलने चाहिए, चाहे वो हम लोग बात करें, चाहे वो डॉक्टर बनने का हो, चाहे इंजीनियर बनने का हो, वो सबके पास बराबर होना चाहिए। बट दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत ये आती है कि बहुत सारी जो वुमेन्स हैं, जो कि जो लोग एक वीकर सेक्शन से आते हैं, जैसे मान चलिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला है, ठीक है, उसका लड़का वो अपने बच्चे को कहाँ तक पढ़ा पाएगा? 12 तक पढ़ा पाएगा। इसके आगे वो कहेगा भैया हम नहीं करा पा रहे, तो वो उसे अपना रिक्शा दे देगा या उसे नया रिक्शा दिला देगा चलाने के लिए, क्योंकि उसके पास इतनी नॉलेज है नहीं है कि ये वो अगर उसे आगे पढ़ाए, या फिर उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि वो उसे अपने बच्चे को पढ़ाए और उसे और आगे बढ़ाए। तो उसके पास इतनी नॉलेज भी नहीं है कि भैया अगर मैं इसे पढ़ाऊंगा तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। तो जब आपके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है, तो फिर जो हमारी चॉइसेस होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? लिमिटेड हो जाती हैं। ठीक है? तो पहला पॉइंट समझ में आया। और दूसरा पॉइंट है अपने पास सस्टेनेबिलिटी। तो भाई सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हम लोग जिन अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे थे कि सबके पास मौका होना चाहिए किसी चीज को करने का, ठीक है? तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कंटिन्यूअसली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एक जनरेशन को दे दो और अगली जनरेशन को नहीं दो। अभी इक्विटी के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि सबके पास बराबर अधिकार होना चाहिए, जितने भी लोग हैं, चाहे वो रेस के हों, किसी भी इनकम क्राइटेरिया में आते हो, चाहे वो किसी रेस के हों, किसी कल्चर के हों, किसी भी रिलीजन के हों। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि जो अवेलेबिलिटी थी अपॉर्चुनिटीज की, वो हर जनरेशन में मिलती रहे, यानी कि कंटिन्यूटी है, जो अपॉर्चुनिटीज की कंटिन्यूटी है वो बनी रहे जनरेशन बाय जनरेशन। ऐसा नहीं हो कि एक जनरेशन को मिल रहा है, दूसरे जनरेशन को नहीं मिल रहा है। तो अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है कि हर जनरेशन के पास में सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जैसे और चाहे वो इन्वायरमेंट में हम लोग बात करें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, या फिर हम लोग बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज हो, ये हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना चाहिए। हमें उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग मिसयूज कर देते हैं, जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उनके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी। जैसे कि अगर एक एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसमें एग्जांपल ये दिया जाता है कि जैसे कोई लड़की है, कोई लड़कियां हैं, ठीक है, एक कम्युनिटी के लोग ऐसी लड़कियों को स्कूल जाने से रोकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर जो आने वाली जनरेशन है या फिर उनकी जो लड़कियां हैं, तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, पर आई नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने उन्हें जाने नहीं दिया था स्कूल। उनके पास नॉलेज नहीं थी, एजुकेशन, उनके पास अलग अलग आयाम नहीं थे कि अगर वो मंचली की लड़की अगर स्कूल जाती तो वहां से वकील बनती, या फिर मान चलिए कि उसे एजुकेशन मिलता, तो उसे अलग अलग चीजों के बारे में नॉलेज होती, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, या फिर हम लोग मान के चलिए कि अब क्या होगा कि उसके पास जब नॉलेज नहीं है, तो अब वो कोई गांव में का ऑर्थोडॉक्स आदमी पास पहुंच गई, ठीक है, उसका पति उसे रोज मारता है, रोज परेशान करता है, ठीक है, पर अगर आप उसे पढ़ा लिखा देते, आपने क्या किया, नहीं पढ़ाया, तो उसके साथ ये कंडीशन चल रही है। अगर उसे पढ़ा लिखा दिया होता तो भैया, अगर उसके साथ ऐसी कंडीशन बनती कि उसका पति उसे मारता है, पर उसके पास नौकरी तो होती, उसके पास नॉलेज तो होती है कि अगर ये हमारे साथ अगर बुरा हो रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। पर जब आपने उसे पढ़ा ही नहीं, उसके नॉलेज है ही नहीं है कि कोर्ट में क्या होता है, पुलिस में क्या होता है, तो ये नॉलेज है ही नहीं उसके पास में, तो वो अपने आप को बचाएगी कैसे? आपने उसकी ग्रोथ रोक दी, आपने उसकी सेफ्टी के साथ उसने खिलवाड़ कर दिया। तो ये चीज होती है कि भैया एक जनरेशन में नहीं होने चाहिए। हर जनरेशन के पास में अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए कि उनके पास भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि आपके पास है। तो हर एक जनरेशन को ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो गाइस फिर हमारा अगला टॉपिक आ जाता है प्रोडक्टिविटी। तो जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ह्यूमन लेबर के बारे में है कि इंसान की प्रोडक्टिविटी कब बढ़ सकती है। तो भैया इसमें दो चीजें आती हैं कि भैया कि देश को बनाने में कौन काम आता है? लोग आते हैं, लोगों की काम करने की क्षमता आती है कि अगर लोग जितनी क्षमता से काम करते हैं तो देश भी उसी तरक्की से काम करता है। और लोगों की क्षमता कैसे डेवलप की जा सकती है, कैसे की जा सकती है? तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर दो, उनको हेल्थ प्रोवाइड कर दो, तो अपने आप जब उनकी लोगों की क्षमता बढ़ जाएगी,
उनके पास उनकी अगर अगर हम एफर्ट करते हैं कि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो और उनकी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो, तो वो बेटर काम करेंगे, और बेटर काम करेंगे तो बेटर प्रोडक्टिविटी होगी, और बेटर प्रोडक्टिविटी होगी तो बेटर डेवलपमेंट होगा लोगों का। और लोग, देश किससे बनता है? लोगों से बनता है, और जब लोगों का डेवलपमेंट होगा, देश का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। और अगला पॉइंट है अपना एम्पावरमेंट। तो गाइस, एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि भैया लोगों के पास पावर होना चाहिए अपनी चॉइसेस को लेने की। तो अब ये चॉइसेस कब इंक्रीज होती हैं? तो जैसे ये जो पावर्स हैं ये आती हैं जब आप लोगों को फ्रीडम देते हैं और कैपेबिलिटी देते हैं, उनके पास क्षमताएं होती हैं। तो ये हो सकती है कि भैया जब गुड गवर्नेंस और हम लोग बात करें पीपल ओरिएंटेड, लोगों के अनुसार आप पॉलिसी बनाते हैं, तो इससे क्या होते हैं, लोग एम्पावर होते हैं। और इससे जो सोशली और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप होती है, तो इनमें खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत होती है कि आप जो सोशली या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उन लोगों के ऊपर आप ध्यान देते हैं, तो लोग अपनी चॉइसेस बना सकते हैं। क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं, रिच हैं पहले से, वो तो अपनी लाइफ में एम्पावर है पहले से ही, वो अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन कौन ले सकता है? जिसके पास जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो। तो उन लोगों के ऊपर ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, जो कि इन लोगों के ऊपर ध्यान देती हो, जो कि गरीब हैं, सोशली इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड हैं, और इनके ऊपर ही स्पेशल फोकस होना चाहिए, और इनके ऊपर ही फोकस होना चाहिए। तो ये अपनी चार पिलर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। अब हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग अप्रोचेस के बारे में। तो चार अप्रोचेस हैं अपने पास में, ठीक है, उनको देखते हैं। तो गाइस, अपना अगला टॉपिक है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अब हमें अगर ये समझना हो, ह्यूमन डेवलपमेंट को समझना हो या फिर मीजर करना हो, तो हम लोग किन तरीके से मीजर कर सकते हैं? इसमें अलग अलग तरीके होते हैं। इसमें पहला होता है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच का मतलब क्या है कि ये सबसे पुराना मेथड है, जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि किसी की अगर आप इनकम देख लेते हैं, तो फिर अपने आप ओवरऑल परस्पेक्टिव, अगर आपके पास पैसा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपके पास सब कुछ होगा। तो ये क्या हमारी ऐसी सबसे पुरानी अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो ये इनकम से रिलेटेड है। अगर जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी और उतनी ही आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी होगी, आपके पास जितना अच्छा पैसा होगा उतनी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल कर सकते हैं आप लोग अपने लिए। तो पहली अप्रोच क्या है? पहली अप्रोच ये है कि पैसा जितना होगा उतनी ही अपनी उतनी ही हमारी हेल्थ या फिर दूसरी जो चीजें, ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप अच्छा होगा। नहीं, पैसे वाले हो तब तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यानी कि जितना अच्छा पैसा उतनी अच्छी ह्यूमन डेवलपमेंट की आपकी रिपोर्ट। और गाइस, अपनी दूसरी अप्रोच है वो है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर जहां पे भी आपको वर्ड दिख जाए, इसका मतलब ये होता है कि सरकार आपके लिए अच्छा काम करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स है, यहाँ पे बेनिफिशियरी या टारगेट होते हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पे गवर्नमेंट जितना ज्यादा लोगों के ऊपर खर्च करेगी उतना ही ज्यादा उनका डेवलपमेंट होगा। चाहे वो एजुकेशन हो, एजुकेशन के ऊपर खर्च करेगी, या हेल्थ के ऊपर खर्च करेगी, या सोशल एमिनिटीज के ऊपर खर्च करेगी। तो वो जितना ज्यादा खर्च करेगी आपके ऊर, आपकी जो डेवलपमेंट है वो अच्छी होती चली आएगी। और तीसरी है बेसिक नीड अप्रोच। तो बेसिक नीड अप्रोच में क्या है कि इसमें इनिशियली इसमें ये प्रपोज की थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें ये है कि आपकी कुछ 6 बेसिक नीड है। 6 बेसिक नीड है, अगर इसको आपको फुलफिल किया जाता है तो आपकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट की ग्रोथ है वो अच्छी होती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि क्या क्या वो 6 चीजें हैं, जैसे कि हेल्थ हुई, आपकी स्वास्थ्य हुआ, एजुकेशन यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, तीसरा आपको अच्छा खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, अच्छा पानी सप्लाई मिल रहा नहीं है, ऐसा तो नहीं कंटामिनेटेड खाने पानी पी रहा है, सैनिटेशन टॉयलेट वगैरह हो गया, तो वो आपको हाउसिंग वगैरह अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो अगर ये चीजें इग्नोर हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अ, जो बेसिक नीड्स हैं आपकी पूरी नहीं हो रही हैं। तो आप जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे आपकी कमी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के मीजर के भैया आपके पास अगर ये नहीं है, तो आपकी जो चॉइसेस है वो लिमिटेड हो जाएंगी। आखिरी है कैपेबिलिटी अप्रोच। ये डॉक्टर प्रोफेसर अमृत सेन के द्वारा दी गई थी कि अगर किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अगर कैपेबल है, तो भैया वो किसी चीज के लिए कैपेबल है। और कैपेबल कब होगा? जब उसके पास एजुकेशन होगी, और जब उसके पास में हेल्थ होगी, तो वो कैपेबल बन जाएगा। और कैपेबल बन जाएगा तो वो जब वो कैपेबल है, तो फिर उसे किसी चीज की जरूरत है ही नहीं है। तो वो अपने लिए हर चीज कर सकता है, चाहे वो फूड हो या फिर दूसरी चीजें हो। तो ये होती है कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है। तो भूटान ही एक दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जो कि जिसने जीएनपी को भी अपना एक कंसीडर बना के रखा है कि भैया ये इंसान की लाइफ में जीएनपी भी अगर इंक्रीज होना चाहिए, कि भैया जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, तो ये भी मतलब एक मेजरमेंट का तरीका होता है कि क्या आपकी लाइफ अच्छी है या नहीं है, ठीक है। तो जो भूटान करने वाला केवल पहला ऐसा देश है, ठीक है। तो गाइस, इससे पहले एक चीज और बतानी थी कि भूटान में इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि आपकी जो
लाइफ है वो हैप्पीनेस है। तो मटेरियलिस्टिक जो फिलॉसफी होती है, दो प्रकार की फिलॉसफी होती है। एक तो होती है स्पिरिचुअलिटी के भैया आप अंदर से खुश हैं, और दूसरी चीज होती है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है दूसरा, कि आपके पास मटेरियलिस्टिक थिंग कितनी है, कि भैया आपके पास गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, दौलत है, तो आपको अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे भूटान के अंदर ये फोकस किया जाता है कि आपकी ये चेक नहीं किया जाता है कि भैया कि आपके पास पैसा कितना है, ये है कि आप हैप्पी कितने हैं। तो इसलिए वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स चलता है वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो इसको नापते कैसे हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, इसको नापने का तरीका क्या है, तो की एरियाज क्या क्या है। इसमें हेल्थ को देखी जाती है, एजुकेशन देखी जाती है, और एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी कि कोई रिसोर्सेज है उनके पास में, आपके पास एक्सेस कितनी है। तो इसमें स्कोर मिलता है आपको 0 से लेकर 1 के बीच में मिलता है। जितना आप 1 के करीब होंगे उतना ही आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जितना आप 0 के पास में होंगे उतना ही बेकार आप परफॉर्मेंस करेंगे। तो ईच डायमेंशन इज गिवन वेटेज ऑफ 1/3, ठीक है। और सबसे पहला हेल्थ। तो आपकी अगर लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है बर्थ के समय पर, वो अगर आपकी अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होगी, इसका मतलब ये है कि आपके पास ग्रेटर चांस है कि आप लंबे और हेल्दी जिएंगे। दूसरा है एजुकेशन। तो इसमें एडल्ट की लिटरेसी रेट देखी जाती है, कि एक एडल्ट 18 साल के होने के बाद कितना लोग पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़ सकते हो, कितना लिख सकते हो, इन चीजों को देखा जाता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो ये है 15 साल से बड़े लोग हैं कितना एनरोलमेंट करते हैं। सोइंग जो दिखाता है कि इजी और डिफिकल्ट है कि नॉलेज के किसी वर्ग के पास में नॉलेज है या अलग अलग चीजों के लिए। तो गाइस हम लोगों ने कर तो लिया था, दोबारा से हम कर लेते हैं एक बार। जो मीजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो इसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एचडीआई है, ये कंट्रीज को अलग अलग 3 पैरामीटर के बेसिस पर जज करती है। एक तो हेल्थ होता है, दूसरा पैसा होता है, और तीसरा एजुकेशन है, कि एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे पैसा ही है, कि परचेजिंग पावर कितनी है पर्सन के पास में, कि वो उसके पास में चीजों को ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, उन चीजों के बारे में बात की जाती है हमसे, ठीक है। जैसे हेल्थ, तो भैया जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ के समय पर, वो अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरी बात एजुकेशन, जो एनरोलमेंट रेशियो है, वो भैया वो डिफिकल्टी दिखाता है कि कंट्री के नॉलेज दिखाता है। एडल्ट लिटरेसी रेट, और जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, तो ये चीजों को दिखाते हैं। तो अब जैसे कि एडल्ट लिटरेसी रेट क्या है, तो कि एक देश के अंदर कितने वयस्क लोग मतलब पढ़े लिखे हैं। दूसरा है कि मैंने अभी नहीं बताया था, मैंने इसलिए दोबारा से करवा रहा हूँ, कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, मैंने इस बार का डिटेलिंग नहीं दी। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब ये है कि एक कंट्री के अंदर कि कितने लोग विलिंग हैं, यानी कि मिडिल स्कूल वगैरह में है, तो उनका एनरोलमेंट कितने लोगों का है। तो वो सारी चीजें वो दिखाता है, ठीक है। तीसरा है कि वही परचेजिंग पावर के बारे में बात की जाती है। और वही मैंने बताया था कि जो कंट्री 1 के करीब पहुंच जाती हैं, 1 के करीब पहुंच जाती हैं, यानी कि 0 से लेकर 1 तक कैटेगरी होती है। 1 के पास में जितने तुम पहुंचते जाओ, उतना तुम्हारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, और जितने तुम नीचे चले जाओगे और 0 के पास जाते चले जाओगे, तो तुम्हारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स खराब होता चला जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। तो ये रिलेटेड है किससे, ये भी ह्यूमन इंडेक्स से रिलेटेड ही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड ही है, पर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, वो समझ लेते हैं। तो चेंजेस कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें खामियां देखी जाती हैं। क्या खामियां देखी जाती हैं, कि भैया के इसमें इनकम का मीजन नहीं लिया जाता है। इसमें कुछ खामियां देखी जाती हैं, कि एक सोसाइटी के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर क्या क्या खराब चीजें हो रही हैं। तो आप जब एक किसी चीज की अच्छी चीज देख लेंगे और किसी चीज की खराब चीज देख लेंगे, तो उस चीज का आपको एक आइडिया लग जाता है। तो वहीं से हम बात कर रहे थे, कि जो 40 साल तक कोई प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि सर्वाइविंग ना होने के चांसेस कितने हैं। दूसरा एडल्ट इलिटरेसी रेट, यानी कि कितने अनपढ़ लोग हैं। तीसरा है कि जो पीपल है वो मतलब प्यूपल जिनके पास जो साफ पानी पीने का भी नहीं है, जिनके पास में, उनकी संख्या कितनी है, कि ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं, ऐसे कितने छोटे चिल्ड्रन हैं जो कि अंडरवेट हैं। तो ये क्या इसका ध्यान कहाँ रहता है, इसका ध्यान रहता है खामियों के ऊपर। तो जब जो रिपोर्ट्स होती हैं, तो वो एक अच्छी क्लियर पिक्चर दे देती हैं। एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट की देख लो, एक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की देख लो, तो आपको एक क्लियर पिक्चर लग जाती है हाथ में, ठीक है। और जो 1990s है, 1990s के बाद ह्यूमन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो ये कंटिन्यूसली पब्लिश कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिससे कि इसमें रैंक दी जाती है अलग अलग कंट्रीज को। और जो एचडीआई और एचपीआई दोनों है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स दोनों एक क्लियर पिक्चर दे देते हैं कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। और दूसरा है अपना अपना टॉपिक आ गया है इंटरनेशनल कंपैरिजन।
तो अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं कि स्टार्टिंग में तो उन्होंने छोटी-छोटी कॉलोनीज कर ली, मतलब कॉलोनीज बना ली थी, जैसे एशियन कंट्रीज वगैरह हुई, और उन्होंने अपना काफी हद तक डेवलपमेंट कर लिया, और बाद में कुछ क्या ही छोड़ो, रहने दो। तो उन्होंने अपना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, और एक तरीके से किया है तो अपनी फैसिलिटीज को बहुत अच्छा कर लिया। तो हम लोग देखते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज है उनमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो कंट्रीज 0.80 से ऊपर आती हैं, यानी कि 1 के करीब पहुंच जाती हैं, उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है बहुत अच्छा होता है। तो इसके अंदर आती हैं 69 कंट्रीज, तो इसमें से स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, तो यूरोपियन कंट्रीज ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब हाई कंट्रीज कौन सी होती है? 49 कंट्रीज हैं, तो भैया इनका भी वही है कि अलग अलग कैटेगरी बना दी है कि 0.70 से लेकर 0.79 तक कैटेगरी हाई की है। मीडियम कैटेगरी है 0.50 से 0.55 से लेकर 0.69 तक, तो इंडिया भी इसी कैटेगरी में आती है। 42 कंट्रीज हैं, इनमें ही इंडिया आती है। और सबसे बिलो वाली है बिलो, मतलब जीरो से लेकर, और मतलब कम से लेकर 0.55 तक, तो फिर ये कंट्रीज बहुत लो इनकम कंट्रीज, मतलब कंट्रीज होती हैं। तो यहाँ पे जो लोगों की स्थिति है वो बद से बदतर है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया के अंदर हम लोग देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो एचडीआई के अंदर वैल्यू हम लोग देखते हैं कि 2021 से थोड़ी इंक्रीज हुई है, कि 2022 में हो गई, 2021 में थी हमारी 0.63, और 2022 में हो गई 0.64। तो हम लोग आते हैं मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है, और हमारी रैंक है 134, 193 में से। और यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चलाया गया, जिससे कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, तो वो उसको थोड़ा कवर किया जा सके, ठीक है। और वही सारी चीजें लिखी हैं कि जो ग्लोबल एचडीआई है वो यहाँ पे पहुंच गया था, रिकॉर्ड हाइट 2023 में देखे गए थे। जो रिच कंट्रीज हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं रिकॉर्ड लेवलिंग ह्यूमन, वहाँ पे मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट है काफी अच्छा परफॉर्म होता है वहाँ पे। और गाइस लास्ट में अपनी ये यहाँ पे थोड़े बहुत इंडेक्स दे दिए गए हैं कि इंडिया की रैंकिंग वगैरह कैसी है। तो अगर इंडिया की एचडीआई रिपोर्ट देखी जाए 2022 के पर्सपेक्टिव से, तो ये है 0.644, और ग्लोबल रैंक है इंडिया की 193 कंट्रीज में से 134, और जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में 0.437 है, ठीक है। और बस यही है, और बस यहाँ पे थोड़ी बहुत क्वेश्चन आंसर वगैरह दिए गए हैं, तो आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और बस कुछ नहीं, यही है। तो मेन चीज यही है कि इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो ग्रोथ डेवलपमेंट है एक जैसी नहीं है, लोग सेंटर है। फोर पिलर देखे, और एचपीआई और एचडीआई दोनों में अंतर देख लिया हमने कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट में जाके, और भी जो हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे हम लोगों ने और ज्यादा क्लियर तरीके से इसको समझाया है। इवन कि वहाँ पे तो हम लोगों ने एनसीईआरटी को भी बिल्कुल एक एक वर्ड टू वर्ड क्लैरिफाई किया है, और ऐसे टाइप के वीडियो भी डले हुए हैं, लेक्चर सारे डले हुए हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट नोट्स भी होती हैं, शॉर्ट वीडियो भी हैं, उनके भी नोट्स डले हुए हैं। और आप हमारी वेबसाइट में आते हैं तो हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का व्हाट्सएप के थ्रू वर्क कर सकते हैं। मेंटोरशिप भी आपको फ्री में, मतलब फ्री में मिलती है अगर आप लोग बैच खरीदते हैं। और उसके साथ में कॉलिंग पे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, जिस पे आपको अच्छा लगे। और हमारी वेबसाइट का नाम है theindiffrenceies.com, अगर आप लोग चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, सायोनारा।